नमस्कार, शाम के 7 बज चुके हैं। देश के सबसे विश्वसनीय, सबसे लोकप्रिय नंबर 1 शो शंखनाद में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। पूर्व केंद्रीय मंत्री और पश्चिम बंगाल के आसनसोल सीट से दूसरी बार बीजेपी के सांसद बाबुल सुप्रियो ने राजनीति से संन्यास ले लिया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक लंबी पोस्ट लिखकर राजनीति छोड़ने की घोषणा की। इस ऐलान के बाद बाबुल सुप्रियो ने लोकसभा की सदस्यता से भी इस्तीफे का ऐलान कर दिया है। बड़ी बात यह भी है कि सोशल मीडिया पर संन्यास के ऐलान के समय पहले तो उन्होंने अपनी पोस्ट में खुद को बीजेपी समर्थक लिखा, लेकिन बाद में इस लाइन को उन्होंने हटा लिया, एडिट भी किया है अपनी पोस्ट को। तकरीबन 2 घंटे पहले का ये पोस्ट जिसमें बाबुल सुप्रियो ने अंदरूनी गुटबाजी का भी जिक्र किया है और साफ साफ लिखा कि वो क्यों जा रहे हैं। हम आपको उनकी पोस्ट दिखा रहे हैं। आपको बता दें कि दरअसल इस पोस्ट के जरिए वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि उन्होंने इस्तीफा क्यों दिया है। सोशल मीडिया के जरिए राजनीति से संन्यास का बाबुल सुप्रियो ने ऐलान किया। आपको बताते चले कि आसनसोल से पहली बार 2014 में बीजेपी में शामिल हुए और टिकट मिला, आसनसोल लोकसभा जीत गए। उसके बाद उनको केंद्र में मंत्री बनाया गया। बाबुल सुप्रियो 2019 में चुनाव लड़ते हैं। 2019 भी आसनसोल से वो जीतते हैं, लेकिन उसके बाद 2021 में मोदी सरकार में सबसे युवा मंत्री आसनसोल के सांसद को बनाया जाता है। 2019 में भी आसनसोल जीता था बाबुल सुप्रियो ने, लेकिन अचानक से वो इस तरह का फैसला करेंगे, किसी को यकीन नहीं था। केंद्र सरकार में राज्य मंत्री बनाया गया। बाबुल सुप्रियो का सियासी सफर हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। 7 जुलाई को कैबिनेट विस्तार में मंत्री पद उनसे छीन लिया गया, जिसका दर्द उन्होंने उस दिन की पोस्ट में जाहिर किया था। 2021 के विधानसभा चुनाव में उनको टॉलीगंज से बीजेपी ने अपना उम्मीदवार भी बनाया था, लेकिन चुनाव वो हार गए थे। फिलहाल कुल मिलाकर जिस तरह से मंत्री पद छिना, अंदरूनी गुटबाजी, इसके अलावा दीदी को हराकर शुभेंदु अधिकारी बीजेपी में लगातार कद्दावर होते हुए चले जा रहे हैं, ये तमाम वजह हैं जिसकी वजह से माना जा रहा है कि बाबुल सुप्रियो ने इस तरह से न सिर्फ इस्तीफा बल्कि राजनीति से ही संन्यास का ऐलान कर दिया है। हमारे 2 सहयोगी जुड़ चुके हैं हमारे साथ और ज्यादा जानकारी के साथ। इंद्रजीत कुंडू हमारे साथ मौजूद है कोलकाता से, पूनम शर्मा राजधानी दिल्ली से जुड़ी हुई है। इंद्रजीत, पहले आपके पास आते हुए, बाबुल सुप्रियो से कोई बातचीत हो पाई है क्या? राजनीति से संन्यास का ऐलान उनकी ओर से क्यों किया गया? अगर वो बीजेपी से नाराज थे तो किसी और पार्टी को ज्वाइन कर सकते थे, तमाम दूसरी भी चीजें थी, लेकिन राजनीति से ही सीधे। पूनम आपके पास आते हुए इसी सवाल के साथ इंद्रजीत तक आवाज नहीं जा रही है। पूनम, बात हो पाई है क्या? बाबुल सुप्रियो ने क्यों ले लिया संन्यास सीधे राजनीति से? जी हाँ चित्रा, इंद्रजीत, मेरी आवाज अगर आप तक पहुंच रही है तो मैं आपसे जानना चाहूंगी। बिल्कुल सही बात है। बाबुल सुप्रियो से अभी तक हमारी बातचीत नहीं हो पाई है। उनके जितने भी फोन नंबर है उन पे वो रिस्पॉन्स इस वक्त नहीं कर रहे हैं और उनके जो सेक्रेटरी है उनका नंबर भी इस वक्त नॉट रीचेबल आ रहा है। लेकिन मजे की बात यह है चित्रा, पिछले 1.5 घंटे में जब से बाबुल सुप्रियो ने ये फेसबुक पोस्ट किया है, उसके बाद उन्होंने इस फेसबुक पोस्ट को एडिट किया है और एडिट करते हुए एक बहुत ही महत्वपूर्ण पैराग्राफ है उसको उन्होंने हटा दिया है। और क्या वो पैराग्राफ है? पहले ही, बिल्कुल पहले पैराग्राफ में ही उन्होंने पहले लिखा था, जब सबसे पहले उन्होंने ये पोस्ट की, उन्होंने लिखा था कि वो कोई दूसरे दल में नहीं जा रहे हैं, तृणमूल में, कांग्रेस में या सीपीएम में कहीं में वो नहीं जा रहे हैं। और ये उन्होंने लिखा है कन्फर्म कोच्चि, मैं कन्फर्म कर रहा हूँ। और वो ये भी कहते हैं कि किसी ने मुझे बुलाया नहीं और मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ। मैं मोहन बागान के सपोर्टर हूँ, जैसे एक ही टीम का सपोर्ट करता हूँ। सारी बातें ठीक है। इंद्रजीत, ये बताइए, एक लाइन में इस्तीफा क्यों दिया? चूंकि आप लगातार पश्चिम बंगाल की राजनीति पे बने रहते हैं। मिलन शर्मा भी मेरी सहयोगी दिल्ली से जुड़ी हुई है। मिलन, मैं फौरन आपके पास आऊंगी, लेकिन इंद्रजीत, इस्तीफा क्यों दिया? बार बार फेसबुक पोस्ट को एडिट करने की नौबत क्यों आ रही है? पहले बीजेपी सपोर्टर बताते हैं, फिर बाद में खुद को बैक कर लेते हैं और सीधे राजनीति से संन्यास। बीजेपी छोड़ना नहीं, सीधे राजनीति से ही संन्यास। इसका मतलब क्या निकाला जाए? देखिए चित्रा, जिस तरह का बयान उसने, जिस तरह का सेंटेंस कंस्ट्रक्शन, इससे देख के लगता है कि ये एक टेम्पोररी संन्यास है और इसीलिए उन्होंने अभी एडिट करके कहा है, जहां पे उन्होंने कहा था कि मैं किसी भी पार्टी में नहीं जा रहा हूं, वो जगह उन्होंने हटा दिया है और सीधा सीधा उन्होंने ये कह दिया है अपने फेसबुक पोस्ट पे वो क्यों पार्टी छोड़ रहे हैं। क्योंकि पार्टी के साथ उनका जो डिफरेंस था, जो मतभेद था, वो पब्लिक स्फीयर में आ गया था चुनाव से पहले और इसके लिए उनको डांट भी पड़ी थी सेंट्रल लीडरशिप से।
और इस वक्त उनको जब अपना पद गंवाना पड़ा मंत्रित्व का, उसको लेके वो काफी नाराज है और वो कह रहे हैं कि यही कारण है कि वो इस वक्त राजनीति से संन्यास लेने की डिसीजन ले लिए। ठीक है, मैं फौरन लौटूंगी आपके पास मिलन। मेरी सहयोगी दिल्ली से जुड़ी हुई हैं, लेकिन फेसबुक पोस्ट में क्या कुछ कहा गया है बाबुल सुप्रियो की ओर से, कैसे उनका दर्द छलकाया, देखिए। अलविदा, मैं किसी राजनीतिक दल में नहीं जा रहा हूं। टीएमसी, कांग्रेस, सीपीएम ने मुझे नहीं बुलाया है, मैं कहीं नहीं जा रहा हूं। हालांकि बाद में इन लाइनों को एडिट किया है, जैसा कि इंद्रजीत बता रहे हैं। लोगों की सेवा करने के लिए राजनीति में रहने की जरूरत नहीं है, राजनीति से अलग होकर भी अपने लक्ष्य को पूरा कर सकते हैं। बाबुल सुप्रियो ने लंबा चौड़ा फेसबुक पोस्ट किया है। मेरे इस फैसले को वो समझ जाएंगे। पार्टी के साथ मेरे कुछ मतभेद थे, वो बातें चुनाव से पहले ही सभी के सामने आ चुकी थीं। हार के लिए मैं भी जिम्मेदारी लेता हूं, लेकिन दूसरे नेता भी इसके लिए जिम्मेदार हैं। इन बातों का जिक्र करते हैं बाबुल सुप्रियो। आपको याद होगा, टीएमसी के एक चेहरे को, जितेंद्र तिवारी को आसनसोल में जब बीजेपी ने शामिल कराया था तो विरोध किया था इस बात का बाबुल सुप्रियो ने। आगे वो लिखते हैं, अब राजनीति में नहीं रहना है, लेकिन बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के रोकने की वजह से फैसले को हर बार वापस लिया। इस बीच कुछ नेताओं के साथ मतभेद शुरू हो गए और तमाम विवाद भी जनता के सामने आने लगे। तो ऐसे में राजनीति से संन्यास लेने का फैसला मैंने ले लिया। बाबुल सुप्रियो का लगातार जो बातें उनकी ओर से कही गई हैं, ये हम आपको दिखा भी रहे हैं। सीधे मिलन शर्मा आपके पास आते हुए, चूंकि मंत्री पद छिन गया, बड़ी वजह यही दिखाई दे रही है मौजूदा वक्त में, क्योंकि 7 जुलाई को जब यह ऐलान हुआ था, उस दिन के भी उनके फेसबुक पोस्ट के जरिए उन्होंने खुद के लिए दुख जाहिर किया था कि मुझे इस बात का दुख है, और आज आखिरकार फैसला लेते हुए उन्होंने राजनीति को अलविदा कह दिया। मिलन, सर मैं सेंटर स्टैंड से क्यों निकाला हूं, सेंटर स्टैंड पे क्यों डाल रहा हूं? बिल्कुल चित्रा, जैसा आपने कहा, जब मंत्री पद छूटा तब ही उन्होंने एक इमोशनल पोस्ट लिखकर फेसबुक पर अपना दुख बयां किया था, और आज भी बिल्कुल वही और सीधा लिखा गया है कि मैं कहीं भी ज्वाइन नहीं करूंगा, अलविदा कह रहा हूं। लेकिन चित्रा, राजनीति में कभी कोई अलविदा नहीं कहता। इस वक्त हम उनके दिल्ली के आवास के बाहर मौजूद हैं, जहां पर कुछ हलचलें हमें होती हुई दिख रही हैं, लेकिन अभी तक बाबुल सुप्रियो जैसे नेता थे, जब वो एमओएस एनवायरमेंट भी थे, जब उनके पास मंत्री पद था, आकर रिपोर्टर से बाहर बातचीत भी वो किया करते थे। आज यहां पर एकदम सन्नाटा पसरा हुआ है, बिल्कुल बाहर नहीं आ रहे हैं और कोई खास जानकारी भी नहीं उनकी तरफ से मिल रही है। साफ जाहिर होता है कि बार बार उन्होंने बीजेपी में आला कमान से बात की है और वहां पर भी बातचीत हुई है, और ये पोस्ट जिस तरीके से लिखकर उन्होंने फिर एडिट किया है, मैं फिर बोलना चाहूंगी कि राजनीति में कभी कोई अलविदा नहीं कहता। और ऐसा लगता है, जैसे इंद्रजीत भी कह रहे थे, कि एक तरीके से ये एक टेम्पररी जो अलविदा है वो कहा जा रहा है। कह रहे हैं कि सोशल वर्क करने के लिए पॉलिटिक्स में होना जरूरी नहीं है, सोशल वर्क तो वो करते ही रहेंगे, लेकिन मंत्री पद हटने के बाद का जो ये मंजर है वो आज आप देख रही हैं, जो उन्होंने स्पष्ट शब्दों में बयां किया है अपने फेसबुक पोस्ट पर। चित्रा, दूसरी पार्टी में ना जाने की बात पहले कही गई थी, बाद में एडिट करके उन लाइनों को इंद्रजीत वो हटा लेते हैं। अभी दीदी दिल्ली में 5 दिन रहने के बाद वापस पश्चिम बंगाल लौटी हैं, कुछ खेला तो नहीं कर दिया दीदी ने? जी हाँ, बिल्कुल, अटकलें तो वही लगाई जा रही है इस वक्त पश्चिम बंगाल की राजनीति में, क्योंकि ममता बनर्जी के साथ बाबुल सुप्रियो का जो संबंध है वो एक पर्सनल रिलेशन है। और पहले भी हम देख चुके हैं, कोलकाता में इसको लेके काफी ज्यादा चर्चा हुई थी कि एक बार किसी एक मेले में, एक इवेंट में बाबुल सुप्रियो और ममता बनर्जी मिल गए थे। फिर ममता बनर्जी ने अपने गाड़ी में बाबुल सुप्रियो को बिठा लिया और दोनों एक साथ झालमुड़ी खाने गए थे। तो इस तरह का संबंध दोनों में है। तो क्या वो पर्सनल इक्वेशन काम आ रहा है, क्या उसमें किसी तरह की बातचीत हो रही है, ये सब अटकलें इस वक्त लगाई जा रही हैं। बाबुल सुप्रियो हालांकि उन्हीं को आके ये क्लैरिफाई करना पड़ेगा कि क्या उसका अगला कदम होने जा रहा है। इस वक्त बाबुल सुप्रियो से हम लोग बातचीत नहीं कर पाएंगे, लेकिन कर पा रहे हैं, उनके फोन पे नॉट रीचेबल है, लेकिन आशा करते हैं कि वो अपना जो स्टांस है वो थोड़ा सा और क्लैरिफाई करेंगे, क्योंकि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष से कुछ देर पहले पूछा गया था बाबुल सुप्रियो के रेजिग्नेशन के बारे में, और उन्होंने कहा कि मेरे पास कोई जानकारी नहीं है, मुझे कोई रेजिग्नेशन नहीं मिला है। तो बाबुल सुप्रियो ने ऐलान कर दिया है कि वो बीजेपी के सांसद के रूप में रिजाइन करेंगे, लेकिन वो फॉर्मली अभी तक रिजाइन नहीं हुआ है। ये सब कुछ सिर्फ एक फेसबुक पोस्ट के ऊपर निर्धारित है। मिलन, अब आप चूंकि उनके घर के बाहर ही मौजूद हैं, बाबुल सुप्रियो कहाँ है इस वक्त?
चित्रा देखिए, जैसा कि मैं आपको दिखा रही हूँ, हम बाबुल सुप्रियो के घर के बाहर हैं। इससे पहले भी हमने यहाँ से गाड़ी जाती हुई देखी, लेकिन उस गाड़ी में बाबुल सुप्रियो नहीं थे। कहा जा रहा है कि वो इस वक्त अंदर हैं, लेकिन अभी तक अंदर से किसी तरीके का संदेश बाहर नहीं आया है और लोग यहाँ पर उनका इंतजार भी कर रहे हैं किसी तरीके का क्लैरिफिकेशन वो अगर अपनी पोस्ट पर देना चाहें तो, कि जिस तरह से पहले लिखा गया, फिर एडिट किया गया, फिर बदला गया, ये भी कहा गया कि मैं अलविदा कह रहा हूं। और ग्रोथ देखिए आप उनका पार्टी में, जो ये आवाज उनको दिया गया है वो MOS एनवायरमेंट बनने के बाद दिया गया है और ये सब छिन जाना एक तरीके से उनका दुख जो उन्होंने व्यक्त किया है फेसबुक पोस्ट पर, ये एक बहुत बड़ा कारण दिखाई देता है। मंत्रिमंडल विस्तार के बाद जिस तरीके से उनको वो जो पद नहीं मिला जो उनको पहले दिया गया था, ये सारी चीजें हैं। और दूसरा बहुत ये जो अहम बात है कि आगे वो क्या करेंगे, जिस पर इंद्रो भी बात कर रहे थे, आगे क्या होगा इस पर अभी चर्चाएं चलेंगी, क्योंकि मैं फिर से कहना चाहूंगी अलविदा कोई राजनीति में नहीं करता है। बिल्कुल, अलविदा सिर्फ फेसबुक पोस्ट लिखने के लिए होता है, इसी वजह से बार बार उनको बहुत सारी लाइनें एडिट भी करनी पड़ी हैं। आप दोनों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस पूरी जानकारी के लिए। आसनसोल के सांसद ने इस्तीफा दे दिया, बीजेपी से राजनीति से संन्यास का ऐलान कर दिया है, लेकिन अभी तक औपचारिक तौर पर उन्होंने इस्तीफा सौंपा नहीं है, जो जानकारी निकलकर सामने आई है। लेकिन बाबुल सुप्रियो के राजनीति छोड़ने के ऐलान के बाद हड़कंप मचा हुआ है। हालांकि बीजेपी अभी इसमें कुछ भी बोलने के लिए तैयार नहीं है। सुनिए बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष को। কে রাজনীতি করবে না করবে, কখন করবে, কখন ছাড়বে, এটার আমার কিছু বলার নেই। প্রত্যেকের নিজস্ব অধিকার আছে, সেই হিসাবে তারা করছে। সাংসদ পদ ছেড়ে দিচ্ছি বলেছেন, রাজনীতি ও সাংসদ পদ উনি কি রিজাইন করেছেন? না করেনি, কিন্তু আপনারা খবর করুন, ঠিক আছে। মাসির গোপ হলে মেসো বলবো কি মাসি বলবো, এটা গোপ তো বেরো। তো উনি আছেন, উনি এখন লোকসভায়ও আছেন, আমাদের সহকর্মীও আছেন, এমপিও আছেন। করলে বলবেন আমাকে, এরকম খবর রোজ অনেক কিছু আসে। तो प्रदेश अध्यक्ष को भी फेसबुक के जरिए ही जानकारी मिली है। अभी तक औपचारिक रूप से इस्तीफा नहीं दिया है उन्होंने, लेकिन कुणाल घोष टीएमसी के प्रवक्ता किस तरह से तंज कस रहे हैं बीजेपी के भीतर मचे इस घमासान को लेकर, सुनिए। उनकी ओर से लिखा गया है ट्विटर पे, अगर कोई राजनीति छोड़ने की बात करता है तो पहले सांसद का पद छोड़ दे, नहीं तो मैं इसे ड्रामा कहूंगा। मंत्रालय छिनने के बाद उन्हें पार्टी में किनारे कर दिया गया था, अब वो हताशा के बीच अपना ध्यान खींचने की कोशिश कर रहे हैं। टीएमसी के प्रवक्ता कुणाल घोष की ओर से ये ट्वीट किया गया है। तो बाबुल के संन्यास पर अब टीएमसी तंज कस रही है। तो बाबुल के संन्यास पर आप टीएमसी का तंज देख रहे हैं, लेकिन बड़ा सवाल यह है औपचारिक तौर पर आखिर कब सामने आकर इस्तीफा देंगे बाबुल सुप्रियो। अगर फेसबुक पोस्ट पे लंबी चौड़ी बातें उनकी ओर से कही जा रही हैं, इस बात का अब इंतजार किया जा रहा है। वैसे बाबुल सुप्रियो को लेकर सियासत तेज हो गई है। कुछ देर पहले हमने जब बाबुल की खबर पर क्या है राजनीतिक पार्टियों का कहना, इस पर कुछ देर पहले दंगल में हमने बातचीत की थी, उसका एक छोटा सा हिस्सा आपको सुनाते हैं। यह इतना बड़ा फैसला बाबुल सुप्रियो की ओर से क्यों लिया गया? देखिए, यह उनका व्यक्तिगत फैसला है। मुझे इनकी उसकी पूरी जानकारी जैसे अभी आपको मिली है, मुझे अभी आपके चैनल पे पता चला। ये बात हकीकत है कि कुछ दिन से वो इस बात के बारे में चिंता कर रहे थे कि क्या उनको पॉलिटिक्स में रहे या अपने जो प्रोफेशन, जो संगीत का प्रोफेशन है, पहले भी उन्होंने ट्वीट करके कहा था कि संगीत के बारे में ज़्यादा उन्होंने कई बार चर्चा की अपने ट्वीट के बारे में। और जाहिर है संगीतकार हैं, संगीत गाना गाते हैं, उनमें उनकी रुचि है, उसमें उनकी एक अपनी शोहरत है, उनकी एक विजिबिलिटी है और लोग उनको जानते हैं उसके बारे में। मैं आपको वही बता रहा हूँ कि मैं खुद मुंबई का हूँ, मुझे मालूम है कि उनकी लोकप्रियता है वहां पर, इस संगीत की वजह से लोग जानते हैं। तो इसलिए आज अगर उन्होंने ऐसा सोचा कि शायद उनको राजनीति में जो करना चाहते थे वो उन्होंने किया है, आगे भी उनकी करने की जो इच्छा है वो करते रहेंगे। लेकिन पूरे राजनीति में रहने के कारण उनको, मुझे अच्छी तरह से वाकफियत है कि कई ऐसे असाइनमेंट वो छोड़ देना पड़ता था, इसलिए कि वो मंत्री थे। जिस तरह से अनसेरेमोनियसली उनको मंत्री पद से हटाया गया, मुझे लगता है सीधा सीधा ये कारण है। अदरवाइज जो एमपी थे, जो इंसिडेंटली ही वाज फाइटिंग फॉर द कॉन्स्टिट्यूएंसी वेयर आई एम एट द मोमेंट, टॉलीगॉन से मैं हूँ, वहीं से वो फाइट कर रहे थे। जो मंत्री थे, जो 2 टाइम के एमपी थे, वो अगर विधानसभा में लड़ने के लिए तैयार हो गए थे, राजी हो गए थे, इसका मतलब उनके वो राजनीति में रहना चाहते थे।
और मुझे लगता है अभी भी वो रहना चाहते हैं, और ये इसका कारण है अभिमान, ये खूब स्वाभाविक है। आपको ये भी पता नहीं है ये बंगाल में क्या क्या हो रहा है। सौमित्र खान से कितने सारे लोग नाखुश है, काल चिट्ठी लिख के दिलीप घोष को। हाँ। लेकिन ये उनका अंदरूनी मामला है, हम इस पे बात नहीं करना चाहते। लेकिन बीजेपी को नहीं, बिल्कुल खुश नहीं है, बिल्कुल खुश नहीं है, क्योंकि वो चुने गिने लोगों से ये बहुत एरोगेंट से, मेरे से बहुत पर्सनल मामला था, टीवी पे कभी मेरे से बात नहीं करना चाहते थे क्योंकि मैं एक समर्थक हूँ, ठीक है, और कुछ भी हो मुझे मानना ही नहीं था। लेकिन फिर भी मैं जानता हूँ और चाहता हूँ कि वो पॉलिटिक्स में चुने गिने अच्छे लोगों से एक है। लेकिन 24 के ठीक चुनाव के 3 साल पहले अगर वो इस तरह का ऐलान कर रहे हैं और यहाँ पर ठीकरा फोड़ रहे हैं, बीजेपी के अंदरूनी राजनीति की बात कर रहे हैं, रॉकेट साइंस नहीं था, तो इसका मतलब सीधा सीधा यही हुआ ना कि बीजेपी बंगाल में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा था। इसी वजह से एक आपका सांसद राजनीति से संन्यास ले रहा है। चित्रा जी, एक छोटा सा जवाब देता हूं, आपके लंबे सवाल का एक छोटा सा जवाब देता हूं। देखिए, जब इंसान के पास कई हुनर हो, बाबुल सुप्रियो जी कई हुनर के मालिक थे, अगर उनको ये हुनर उनमें हो कि वो संगीत में भी अपना नाम रोशन कर सके, जब जाएंगे ना नेताजी लोगों के बीच में, तो वो पलट के पूछ लेंगे कि आप किस हुनर का ध्यान रखेंगे ज्यादा, और मुझे छोड़कर तो नहीं चल देंगे बीच में। वहां की जनता को बीच में छोड़कर जाना तो ठीक नहीं है ना जफर इस्लाम साहब। नहीं, एक मिनट चित्रा जी, मैं वही बात कर रहा हूँ कि जब इंसान के पास कई हुनर हो, जैसे इनके पास एक हुनर गाने का भी है जिसको लोग प्रशंसा करते हैं, पॉपुलर है, वो उससे रोजी रोटी भी इनकी चलती है, पेशेवर सिंगर है, तो ऐसे में कभी कभी इस तरह, तो इसका मतलब ये तो नहीं कि जनता को बीच में छोड़ा। वजह क्या है, मैं ये जानना चाह रही हूँ, आप बातों को घुमा रहे हैं। एक ही कमेंट बाकी लोगों का भी ले लेते हैं। वजह ये हो सकती है कि, ठीक है, बस वजह ये हो सकती है कि निजी, कभी कभी आदमी निजी फैसले लेता है और उसका वो जो उस वक्त उसको ज्यादा, जो जिसकी रुचि ज्यादा उसमें हो जाए, जिस वक्त लेकिन इसमें अपनी रुचि का कहीं जिक्र नहीं कर रहे हैं। वो बिल्कुल नहीं कह रहे हैं कि मैं संगीत की तरफ वापस जाना चाहता था, मेरे पास समय नहीं था, इस वजह से। यहाँ पर तो सीधे सीधे अंदरूनी गुटबाजी। नहीं, आप उससे पहले का ट्वीट देखिए, उससे पहले का ट्वीट आपने देखा नहीं, पोस्ट है आपने नहीं देखा। जल्दी से मोनोजीत, नहीं, आप उससे अरे आज सुबह का ट्वीट तो देखिए उनका, उन्होंने क्या लिखा है। राजनीति से संन्यास का ऐलान, आगे क्या करेंगे बाबुल सुप्रियो, अब मीडिया कैमरों के सामने कब आएंगे, कब अपनी बातें कहेंगे, इसी का इंतजार कर रहा है अब देश। चलिए बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं मौसम से मची हुई तबाही की, जिसे पहाड़ी इलाकों में कोहराम मचा रखा है, जहां मौसम का डबल प्रहार है। उफनती नदियां सब कुछ बहा ले जाने को आमादा है, तो दरकते पहाड़ जानलेवा बनते जा रहे हैं। हिमाचल के सिरमौर की खौफनाक तस्वीर जेहन से उतरी भी नहीं थी कि चंबा से दिल दहला देने वाली तस्वीर अब देश के सामने आ गई है। भारी बारिश ने ऐसा प्रलय मचाया है कि हर रोज पहाड़ों से दहशत पैदा करने वाली तस्वीरें सामने आ रही हैं। ऐसी तस्वीरें जो दिलों में खौफ पैदा कर दे, ऐसी तस्वीरें जो रोंगटे खड़े कर दे। अब हिमाचल के चंबा से आई इन तस्वीरों को देखिए। तेज बारिश हुई तो मलबे के रूप में चट्टान पहाड़ से लुढ़ककर नीचे आने लगे। पहाड़ों से टकराते और रास्ता बनते चट्टान तेजी से रिहायशी इलाकों की ओर बढ़ने लगे। दूर से इस मंजर को देख रहे लोग सहम कर रह गए, मानो आफत सीधे उनकी ओर ही बढ़ रही हो। चंबा से आई इसी आफत की दूसरी तस्वीर देखिए। गिरते चट्टानों का शोर सुनकर लोग घरों से बाहर इकट्ठा हो गए हैं। जैसे जैसे पहाड़ से गिरते चट्टान लोगों के घरों की ओर बढ़ते हैं, वहां अफरा तफरी मच जाती है। लगातार बारिश और लैंडस्लाइड की घटनाओं से चंबा के तिस्सा इलाके के लोग बेहद डरे हुए हैं और सुरक्षा के लिए प्रशासन से सख्त कदम उठाने की मांग कर रहे हैं। कि किन्नौर में जो हादसा हुआ वैसा ही हमारे चुनाव में हादसा हो रहा है और लोग कितने सहमे हुए हैं और यहाँ पे पहाड़ियाँ दरक रही हैं और लोग यहाँ से वहाँ भाग रहे हैं। तो इसके लिए प्रशासन को कुछ करना चाहिए। लैंडस्लाइड की कुछ ऐसी ही दिल दहलाने वाली तस्वीरें कल हिमाचल प्रदेश के सिरमौर से भी सामने आई थी, जहां लैंडस्लाइड के बाद पूरा का पूरा पहाड़ ही ढह जाता है। रोड का नामो निशान तक नहीं बचता।
नेशनल हाईवे का एक हिस्सा लैंडस्लाइड के बाद ऐसे गायब हुआ जैसे वहां सड़क थी ही नहीं। हालांकि गनीमत रही कि चंबा और सिरमौर दोनों जगहों पर हुए हादसे में किसी की जान नहीं गई। हालांकि पहाड़ी इलाकों में मानसून का खतरा अभी टला नहीं है। जगह जगह पर नदी नाले उफान पर हैं और ये कभी भी लोगों के सामने बड़े संकट का सबब बन सकते हैं। चंबा के भरमौर इलाके के बन्नी नाले में अचानक बाढ़ का पानी आ गया। बहाव इतना तेज था कि कई पंचायतों का संपर्क ही कट गया। मॉनसून पहाड़ों पर तबाही बनकर बरस रहा है। नदियां खूंखार हो चुकी हैं, पहाड़ दरक रहे हैं और लैंडस्लाइड के चलते रास्तों पर ब्रेक लग गया है। देर रात उत्तराखंड के चमोली में हुई भारी बारिश की वजह से बद्रीनाथ हाईवे कई जगहों पर बंद हो गया है। सड़कों पर बड़ी बड़ी चट्टानें पड़ी हैं और आसपास मलबा बिखरा हुआ है। रास्तों पर पत्थर इतने ज्यादा बिखरे हैं जिन्हें हटाने में काफी वक्त लगेगा। साथ ही खराब मौसम भी रास्तों को साफ करने के काम में रोड़ा बन रहा है। मौसम की मार के चलते कहीं पहाड़ दरक रहे हैं तो कहीं रास्ते जमींदोज हो रहे हैं। शहर शहर में लोगों की जिंदगियां आसमानी आफत के बीच फंसी हुई है और इन्हें बचाने की जद्दोजहद जारी है। आज तक ब्यूरो। अब बात मैदानी इलाकों में तबाही की। सावन का महीना कई राज्यों में सैलाब लेकर आया है। पूर्वी भारत के कई शहरों में मूसलाधार बारिश हाहाकार मचा रही है। शहर शहर में मौसम की मार ने लोगों का जीना दुश्वार कर दिया है। दिल्ली में यमुना उफान पर है, वहीं सड़कों पर गहरे गड्ढे जानलेवा बनते जा रहे हैं। आपको बताएंगे दिल्ली का हाल भी, लेकिन शंखनाद की शुरुआत झारखंड की तस्वीरों के साथ, जहां पर घनघोर बारिश और जिंदगी के बीच घमासान जारी है। नदियों में सैलाब उमड़ा है। नदी किनारे बने घाट डूब रहे हैं। मंदिरों में बीच से जलधार बह रही है। पानी में डूबी कारों की सिर्फ छत ही नजर आ रही है। आसमान से ऐसी आफत बरसी है कि पूरे झारखंड में हाहाकार मच गया है। क्या रामगढ़, क्या लातेहर और क्या लोहरदगा, हर जगह पानी का प्रहार नजर आ रहा है। भारी बारिश के बाद ऐसा रौद्र रूप दिखा है मानो मॉनसून अपने साथ मुसीबत की मार लेकर आया है। झारखंड के शहर शहर का हाल आपको दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले राजधानी रांची की तस्वीर देखिए, जिस पर बारिश आफत बनकर बरस रही है। सड़कों पर भरे पानी में डूबी कारें आपने मुंबई, दिल्ली जैसे शहरों में बहुत देखी होंगी, लेकिन रांची जैसा मंजर आज तक नहीं देखा होगा। पहली नजर में आप पहचान ही नहीं पाएंगे कि पानी के बीच टापू की शक्ल में दिख रही ये चीजें दरअसल कारों की छतें हैं। गिनती कीजिए, कम से कम 1 दर्जन कारें पानी में खिलौनों की तरह डूबकर उतरा रही हैं। ये बीच शहर में एक रिहायशी कॉलोनी का पार्किंग एरिया है। रात में लोग चलाकर इन गाड़ियों को यहाँ तक लाए थे, अब बोट में बैठकर इन कारों को बाहर खींचना पड़ेगा। छत तक पानी में डूबी गाड़ियां अब किस काम आ पाएंगी, इसका भी ठिकाना नहीं। कॉलोनियों की कारें पानी में डूबी हुई हैं, तो रांची की सड़कों पर दरिया बह रहा है। शहरी इलाकों का हाल आपने देख लिया, ग्रामीण इलाकों का हाल भी कुछ बेहतर नहीं है। उफनती नदियां सैलाब बनकर गांवों में घुसती जा रही हैं और लोगों की जिंदगियों पर मॉनसून संकट बनकर मंडरा रहा है।
कभी किनारे से बहने वाली नदी की धार अब मंदिर के अंदर से होकर बह रही है और वो भी पूरे वेग के साथ। मंदिर का आधा हिस्सा डूबा हुआ है। अंदेशा है कि पानी कहीं मंदिर को ही ना बहा ले जाए। रांची में ही उफान पर आई स्वर्णरेखा नदी पार करने की कोशिश में एक युवक तेज धार में बह गया। बचाव की टीमों ने कई घंटों तक उसकी तलाश की, लेकिन कोई अता पता नहीं चला। रामगढ़ से होकर बहने वाली भैरवी नदी की गर्ज सुनिए और पानी की रफ्तार देखिए। नदी के किनारे ऊंचाई पर बना ये मशहूर रजरप्पा सिद्धपीठ है। मंदिर के दूर से बहने वाला पानी अब सीढ़ियां धोते हुए भगवान रजरप्पा का अभिषेक कर रहा है। सैलाब मंदिर के आसपास बनी फूल, प्रसाद और पूजा सामग्री बेचने वाली दर्जनों दुकानों तक भर गया है। कुछ दुकानें तो पानी के इस प्रचंड वेग में बह गई हैं। नजदीक की बस्तियों को भी पानी ने नहीं बख्शा। घर, दुकान सब पानी के आगे नतमस्तक हैं। तबाही के इस दौर में लोग जितना सामान बचा पाए वो निकालकर सुरक्षित स्थानों की तरफ भाग गए। अब लोहरदगा जिले में रांची जाने वाले रास्ते का हाल देखिए। कोयल नदी में पानी सैलाब सा बह रहा है। पानी का बहाव इतना ज्यादा है कि नदी पुल के ऊपर पहुंच गई है। कोई हादसा न हो, इसे देखते हुए प्रशासन ने पुल पर आवाजाही को पूरी तरह रोक दिया है। रात से भारी बारिश हो रही है, तो इसको देखते हुए हम लोग यहाँ पर बैरिकेडिंग कर लिए हैं। साथ ही बीएस कॉलेज के पास जो पिकेट है उसमें भी बैरिकेडिंग लगा हुआ है। सभी से अपील होगा तो कि अगर उनको आवश्यकता है तो इस मार्ग पर अभी ना आए और अगर लोहरदगा रांची जो मार्ग है उसका अनुसरण करें। अभी ये जब तक ये फ्लो है पानी का, ये मार्ग अवरुद्ध रहेगा। हालांकि खराब मौसम और नदी के उफान के बीच भी कुछ लोग लापरवाही से बाज नहीं आ रहे और तेज लहरों के किनारों पर सेल्फी लेने पहुंच गए। मौसम विभाग की माने तो आने वाले 4-5 दिन झारखंड के कई इलाकों में भारी बारिश का अनुमान है, लेकिन इन जगहों पर भारी बारिश इस संकट को और बढ़ा सकती है। 30 तारीख आज राज्य में लगभग सभी इलाकों में हल्के से मध्यम दर्जे की आपको बारिश देखने को मिलेगी और कल से 31-1-2-3 जो राज्य में कई स्थानों पे हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश देखने को मिलेगी। तो बारिश का जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें थोड़ी सी कल से कुछ कमी आएगी। और चेतावनी की बात करें तो 30 तारीख राज्य के उत्तरी तथा मध्य भागों में कहीं कहीं पे भारी से अति भारी बारिश होने की संभावना है, जिसका रेड अलर्ट दिया जा चुका है। बंगाल, ओडिशा और झारखंड पूर्वी भारत के इन 3 राज्यों में मानसून की दूसरी पारी का कहर बहुत ज्यादा है। तीनों राज्यों के हालात एक जैसे ही। कई दिनों से बारिश की डोर टूटी नहीं। अब इन इलाकों में बारिश का यह कहर कुछ और दिन ऐसे ही जारी रहा तो संकट और भी गहरा जाएगा। रांची से सत्यजीत के साथ आज तक ब्यूरो। बारिश के मौसम में राजधानी दिल्ली से ऐसी तस्वीर सामने आई जिसने सारे इंतजामों की पोल खोलकर रख दी। राजधानी के वीआईपी इलाके में बीच सड़क गड्ढा बन गया, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। गनीमत सिर्फ इतनी रही कि इस बड़े हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ। हौज खास जैसा वीआईपी इलाका, आईआईटी की ओर जाने वाली सड़क और इस सड़क पर बन गया है गुफानुमा गड्ढा। बारिश के मौसम के बीच सड़क पर बने इस गड्ढे ने उन सारे दावों की पोल खोलकर रख दी है जो मॉनसून से पहले दिल्ली सरकार और तमाम एजेंसियों की ओर से किए गए। मेन सड़क पर गड्ढा हुआ तो रास्ते पर आवाजाही रोक दी गई और फिर इसकी मरम्मत का काम शुरू किया गया। लेकिन ये भी जानिए कि आखिर सड़क पर यह गड्ढा हुआ तो कैसे। आईआईटी के नजदीक सड़क पर काफी चौड़ा और गहरा गड्ढा हो गया है। सड़क धंस गई है और ये अपने आप में हैरानी की बात है, क्योंकि दिल्ली में बारिश के दिनों में ऐसी तस्वीर आम हो गई है। यहाँ पर जो सामने तस्वीर नजर आ रही है, इसमें ये देखने के लिए मिल रहा है कि यहाँ से एक पाइपलाइन जा रही है, सीवर की ये पाइपलाइन है। और जो पानी बहता हुआ आप देख रहे हैं, इसे एक बड़ी वजह माना जा सकता है मिट्टी के कटाव का। और मिट्टी का कटाव होता रहा बार बार यहाँ पे और उसके बाद सड़क यहाँ पर धंस गई। करीब यहाँ पर 15 फीट से ज्यादा गहराई है और 20 मीटर चौड़ा
ये गड्ढा है। स्थानीय विधायक भी मौके पर पहुंच गए और बारिश के मौसम में बदइंतजामी की बात मानने की जगह इस बात का शुक्र मनाते नजर आए कि हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ। और यहाँ को इसको बैरिकेड करके हमने जितने भी प्रिकॉशंस लेने थे हमने ले लिए, तो ना तो किसी लाइफ का नुकसान हुआ ना किसी प्रॉपर्टी का नुकसान हुआ। और जो नाला का एक लीकेज अभी हमने नोट किया है, तो जल बोर्ड के सारे लोग आ रहे हैं और इसको हम नाले को प्लग करेंगे और फिर इसको रिस्टोर कर देंगे। दिल्ली में अभी भले ही बारिश न हो रही हो, लेकिन राजधानी पर मॉनसून का संकट बना हुआ है। कुछ दिनों तक सूखी सूखी सी यमुना में अब भयानक लहरें उठ रही हैं। हथनी कुंड बैराज से छोड़ा गया पानी दिल्ली में कोहराम मचाने पर आमादा है। शुक्रवार के मुकाबले यमुना का जलस्तर कुछ घटा भले ही हो, लेकिन खतरा अब भी बरकरार है। यही वजह है कि यमुना के किनारे पर आकर बसे लोग अपने इंतजाम करने में जुटे हैं। शुक्रवार को यमुना नदी का जल स्तर खतरे के निशान के ऊपर पहुंच गया था, लेकिन शनिवार की सुबह ये खतरे के निशान से नीचे चला गया है। लेकिन अब भी खतरा उन तमाम लोगों के लिए बरकरार है जो नदी किनारे रहते हैं। हम इस वक्त मौजूद हैं कश्मीरी गेट के नज़दीक यमुना घाट पर और आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं यमुना नदी की। बाढ़ जैसी तस्वीर अभी भी नजर आ रही है। बहाव काफी तेज है और साथ ही साथ आसपास जो रहने वाले लोग हैं वो अपनी पूरी तैयारी किए हुए हैं कि अगर दोबारा यहाँ पर जल स्तर बढ़ता है तो सुरक्षित जगह पर जा सकें। शुक्रवार को यमुना का पानी तटों पर बने घरों के मुहाने तक पहुँच गया था। यहाँ पर अभी जब जल स्तर बढ़ गया था, खतरे के निशान तक पहुंच गया था लोहा पुल में, तो पानी कहाँ तक पहुंच गया? पानी यहाँ तक आ गया था। ये आपकी सीढ़ी है ना, यहाँ पर ये जो पीपल का पत्ता पड़ा यहाँ तक था पानी, और उसके बाद फिर रात के बाद उतरना धीरे धीरे चालू हो गया। अब 2 सीढ़ी उतर चुकी। यमुना में खतरे को देखते हुए प्रशासन अलर्ट पर है। लोगों को भी यमुना के किनारों से दूर रहने की अपील की जा रही है। घाटों पर रहने वाले लोग भी इस संकट से वाकिफ हैं। यही वजह है कि वो खुद भी यमुना के बढ़ते पानी पर नजर बनाए हुए हैं। रात को हम खुद अपना 10-11 बजे एक बार उठ के देख लेते हैं कि कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई बंदा तो नहीं खड़ा हुआ यमुना किनारे, तो 1-2 चक्कर हम रात में उठ के मारते हैं। यहाँ पर नाव पे खड़े होकर देखते हैं। अकल को कोई ऐसा संज्ञान बंदा हमें लगता भी है कि कुछ ऐसा करने वाला है तो उसको रोकते हैं और उसको बाहर भेज देते हैं। प्रशासन भी जानता है कि अगर यमुना इसी तरह से रौद्र रूप दिखाती रही तो दिल्ली के निचले इलाकों में बाढ़ का पानी घुस जाएगा। सैकड़ों घर इसमें तबाह हो सकते हैं। यमुना का जल स्तर बढ़ता है तो गढ़ी मांडू, उस्मानपुर, वजीराबाद, ISBT, चिल्ला, ओखला के इलाके, सरिता विहार और कालिंदी कुंज के इलाकों में मुसीबत बढ़ सकती है। यही वजह है कि खतरे को देखते हुए यमुना के किनारे बसे लोग सतर्क हैं और प्रशासन भी पूरी तरह से अलर्ट है। दिल्ली से पंकज जैन के साथ आज तक ब्यूरो। बारिश के इस मौसम में पश्चिम बंगाल के पहाड़ों पर चलना आफत को बुलाने जैसा है। दार्जिलिंग जाने वाली सड़कों में कल से कई जगहों पर पहाड़ से चट्टानों की बारिश हुई। कालिम्पोंग में लैंडस्लाइड में 3 घर तबाह हो गए। पहाड़ कहीं भी हो, सभी जगह मूसलाधार बारिश आफत की तस्वीरें लेकर आ रही है। ये तस्वीर पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग की है, जहां अचानक पहाड़ से भरभरा कर मलबा सड़कों पर आ गया। कलिम्पोंग में लैंडस्लाइड की चपेट में 3 घर आ गए। इस कुदरती मार में एक बुजुर्ग जख्मी हो गए। बुजुर्ग की बेटी और 18 महीने की बच्ची मलबे में दब गई। बच्ची की रोने की आवाज सुनकर लोगों ने दोनों को बचाया। कालिम्पोंग के पास रंगपो में भारी बारिश के बीच पहाड़ दरके तो लेबर कैंप तबाह हो गया। बरसात का पानी कई मजदूरों को बहा ले गया, जिनका अता पता नहीं है। एक मजदूर की मौत भी हुई है, 3 को बचा लिया गया है, जबकि दूसरों की तलाश जारी है। सिक्किम जाने वाली सड़क का हाल तो आपने देख लिया। अब सिक्किम पर बारिश के चलते आई मुसीबत की तस्वीरें देखिए। दक्षिण सिक्किम के नामची में पूरा रोड मलबे के चलते बंद पड़ा है। मौसम की मार सिर्फ पहाड़ों पर ही नहीं पड़ रही, मैदानी इलाके में भी बाढ़ जैसे हालात के बीच लोग मुसीबत झेल रहे हैं।
पुलवामा के त्राल इलाके में नदी में आई बाढ़ निर्माणाधीन पुल को साथ बहाती ले चली। तस्वीरों में देखिए कैसे नदी की ऊंची ऊंची लहरें पुल तक पहुंच रही हैं और देखते ही देखते पुल लहरों में समा जाता है। जम्मू में एक बच्ची बाढ़ की चपेट में आ गई और नदी के तेज बहाव में बह गई, जिसका एसडीआरएफ ने रेस्क्यू किया और बच्ची को सुरक्षित बाहर निकाला। आज तक ब्यूरो।